प्रिय विद्यार्थियों, एमए प्रीवियस के ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपको एमए प्रीवियस हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल की यूनिट का आपको इस व्याख्यान में अध्ययन करवाया जा रहा है। हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया है। उसमें जो चतुर्थ कालखंड है वो आधुनिक काल है। आधुनिक शब्द अपने आप में एक पारिभाषिक शब्द है। आधुनिकता जो पुराने से नया है, नवीनता लिए हुए है, परंपरा से पृथक है और जहाँ मनुष्य तर्क सम्मत और विज्ञान की बात करता है, बंधे बंधाए घाटों से परे चलता है। जागरण का काल है, शिक्षा का काल है, नवीनता का काल है, गद्य का विकास है। आधुनिक काल है वो अपने आप में बहुत सारी विशेषताएं, प्रवृत्तियां समेटे हुए है। अब हिंदी साहित्य का जो चतुर्थ कालखंड है, इसका विस्तृत फलक है और इसको चार से भी अधिक कालों में बांटा गया है, उप विभागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का नामकरण किया गया है। द्वितीय महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसको द्विवेदी युग कहा गया है। कविता के क्षेत्र में तीसरा युग है वो छायावाद युग है। चौथा प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, ऐसे छोटे छोटे आंदोलन खड़े होते हैं। तो नई साठोत्तरी कविता, नई भूखी पीढ़ी की कविता, कहानी, अकविता, बहुत सारे ये चलते चले जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले भारतेंदु युग की बात करते हैं। विद्यार्थियों, जो भारतेंदु युग है जिसको पुनर्जागरण काल भी कहा गया है, भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण का युग था, एक नवीन संदेशवाहक के युग के रूप में हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है वो सन 1850 में हुआ और 1885 में उनकी अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। तो कुछ विद्वान इस 1850 से ही इस युग का नामकरण मानते हैं। इस युग में कई सारी घटनाएं घटित होती हैं। भारतेंदु का जन्म है और भारतेंदु का जो रचना काल है, उनका कृतित्व है, उनका कर्म है, उनकी विशेषताओं के आधार पर, उनके योगदान के आधार पर इस युग को भारतेंदु युग कहा गया है। और भारतेंदु युग अपने आप में अकेले नहीं, उनका एक पूरा मंडल था। उस भारतेंदु एवं उनके मंडल ने इस युग के लिए, हिंदी के लिए, गद्य के लिए, जन जागरण के लिए जो योगदान दिया वो अपने आप में बहुत ही विशिष्ट है। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों के बारे में भी आपको पहले बताया जा चुका है। ये युग जागरण का काल था। रीतिकाल की जो श्रृंगार की परंपरा थी वो गद्य के विकास के साथ या गद्य के आविर्भाव के साथ में उसको छोड़ दिया गया है। हम एक औपनिवेशिक सत्ता के अधीन रह रहे थे और परतंत्रता स्थान स्थान पर हमें अपमानित कर रही थी। तो राष्ट्रीयता इस युग की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। सामाजिक चेतना, राष्ट्रीयता, हास्य और व्यंग के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता पर व्यंग करना इस युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। लेकिन जो पुराना संस्कार था, भक्ति का संस्कार, वो यथातथ्य अपने आप स्थान पे भक्ति और श्रृंगार का संस्कार इस युग की प्रवृत्तियों में विद्यमान था। प्रकृति चित्रण भी यहाँ के काव्य में था। हास्य और व्यंग और समस्या पूर्तियाँ भी विशिष्टता से यहाँ मौजूद थी। काव्य अनुवाद की प्रवृत्ति भी यहाँ भली भांति दिखाई देती है। अब हम देखते हैं कि लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति इस युग की है वो राष्ट्रीयता की है और जागरण की है। जो भारतेंदु युग है, इस युग में शताधिक कवियों ने काव्य रचना की है, लेकिन जो भारतेंदु मंडल है, स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके मंडल में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास ही सर्व प्रमुख हैं। मैं पुनः
दोहराती हूँ विद्यार्थियों, भारतेंदु मंडल में कौन कौन से कवि, रचनाकार, लेखक आते हैं। भारतेंदु, स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर बद्रीनारायण चौधरी जिनका उपनाम प्रेमधन है, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास। इनके अतिरिक्त श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त और हरिओद की कविताओं का प्रकाशन भी इस युग में प्रारंभ हो गया था, लेकिन उनके कृतित्व का बहुत कुछ अंश द्वितीय युग में सामने आया था। अब आज हम भारतेंदु मंडल के इन विशिष्ट व्यक्तियों, कवियों के कृतित्व पर विचार करते हैं कि उनका कविता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, गद्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में सुनिए। कविवर भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में जिनका जन्म हुआ था और 1885 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ये इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचंद की वंश परंपरा में उत्पन्न हुए थे। उनके पिता बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास भी थे और अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने नहुष नामक नाटक भी लिखा था। हरिश्चंद्र ने बाल्यकाल में ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। अल्पायु में ही कवित्व प्रतिभा और सर्वतोमुखी प्रतिभा का इन्होंने ऐसा परिचय दिया था कि उन्हें कवि होने के साथ साथ उन्हें उस समय के पत्रकारों ने, साहित्यकारों ने 1880 में भारतेंदु की उपाधि इनको से सम्मानित किया था। अर्थात भारतेंदु इनकी उपाधि थी जो उनको अपने तत्कालीन पत्रकारों और साहित्यकारों ने सन 1880 में इन्हें प्रदान की थी। कवि होने के साथ साथ ये पत्रकार भी थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये नाटककार थे, अनुवादक थे, संस्मरण लिखे, कहानी लिखी, नाटक लिखा। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका इनके संपादक में प्रकाशित होने वाली अपने समय की महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पत्रिकाएं थी। नाटक, निबंध की रचना के द्वारा उन्होंने खड़ी बोली गद्य के निर्धारण में भी योगदान दिया। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो योगदान है वो अपने आप में बहुत विशिष्ट है, महत्वपूर्ण है। उनके नाम पे इस युग का नामकरण किया जाना ही उनके महत्व को, उनके योगदान को दर्शाता है। अर्थात वो एक पत्रकार थे। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक पत्रिका का संपादन किया। बाल बोधिनी भी उनकी एक पत्रिका थी और उन्होंने नाटक और निबंध के क्षेत्र में खड़ी बोली की गद्य शैली का स्वरूप निर्धारण किया। उनकी कविताएं विविध विषय विभूषित थी। अर्थात वहाँ भक्ति, श्रृंगारिकता, देश प्रेम, सामाजिक परिवेश और प्रकृति के विभिन्न संदर्भों को लेकर के उन्होंने विपुल परिमाण में काव्य रचना की। उनकी कविताओं में सरसता है, लालित्य है, जो अन्यत्र स्थूल वर्णनात्मकता की परिधि को लांघने में असमर्थ भी है। कई उनकी कविताओं में देख कर के लगता है कि वे राजभक्त थे, लेकिन राजभक्त होते हुए भी वे देशभक्त थे। भारतेंदु ग्रंथावली में के प्रथम भाग में उनकी छोटी बड़ी सभी काव्य रचनाएं एक जिल्द में उपलब्ध हैं। हिंदी भाषा में प्रबल हिंदीवादी के रूप में वे सामने आने पर भी उन्होंने हिंदी और उर्दू की कविताएं लिखी और नाटकों के क्षेत्र में भी उनका एक विशिष्ट बड़ा योगदान है। हम नाटककार हरिश्चंद्र के बारे में अलग से विचार करेंगे। अब भारतेंदु मंडल में जो दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं वो है बद्रीनारायण चौधरी। भारतेंदु मंडल के कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 1855 में हुआ और 1923 में इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में एक संपन्न ब्राह्मण कुल में हुआ था। इन्होंने भारतेंदु की भांति पद्य और गद्य दोनों में ही विपुल रचना की। विद्यार्थियों, भारतेंदु युग का जो रचनाकार है वो प्रत्येक किसी न किसी पत्रिका का संपादन करता है और ये उस युग की एक विशिष्टता थी। जनजागरण का कार्य इन पत्रिकाओं के माध्यम से जो सद्य लिखी जाने वाली रचनाएं थी उनके माध्यम से जनता तक पहुंचाना और जनता को जागृत करना था। इन्होंने भी साप्ताहिक नीरद नागरी और मासिक आनंद कादम्बनी के संपादन के द्वारा तत्कालीन पत्रकारिता को नई दिशा दी थी। ये अब्र नाम से इन्होंने उर्दू में भी कुछ कविताएं लिखी थी।
जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं, जो अन्य रचनाओं के साथ प्रेमधन सर्वस्व के भाग में संकलित हैं। भारतेंदु के काव्य में प्राप्त होने वाली सभी प्रवृत्तियां प्रेमधन की रचनाओं में भी प्राप्त है। लालित्य लहरी में वंदना संबंधी दोहों और ब्रज चंदक पंच में उनकी भक्ति भावना भी अभिव्यक्त हुई है, लेकिन उनका मुख्य क्षेत्र था वो जातीयता, समाज दशा और देश प्रेम की अभिव्यक्ति है। यद्यपि उन्होंने राजभक्ति संबंधी कविताओं की भी रचना की थी, तथापि राष्ट्रीय भावना की नई लहर से उनका अविच्छिन्न संबंध था। देश की जो दुरावस्था थी उसके कारणों और देशोन्नति के उपायों का इन्होंने जितना वर्णन किया है उतना भारतेंदु की कविताओं में भी नहीं मिलता है। इस संबंध में आपको एक घटना बताती हूँ। उदाहरण स्वरूप पार्लियामेंट के सदस्य दादाभाई नौरोजी को जब वे विलायत में गए, दादाभाई नौरोजी उनको काला कहा गया, तब इन्हें बहुत अधिक क्षोभ हुआ और अपनी कलम के माध्यम से इसकी प्रतिक्रिया इन्होंने इन शब्दों में दी। अचरज होत तुमहु सम गोरे, बाजत कारे तासे कारे, कारे शब्दों परवे हैं वारे, कारे कृष्ण राम जलधर जल बरसन वारे, कारे लागत ताही सो कारण को प्यारे। प्रेमधन ने मुख्यतः ब्रज भाषा में भी काव्य रचना की थी और खड़ी बोली, किंतु खड़ी बोली के लिए उनके काव्य में विरक्ति नहीं थी। भारतेंदु मंडल के तीसरे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। इनका जन्म बैजे गांव जिला उन्नाव में हुआ था और कानपुर में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको बताया कि इस युग का जो रचनाकार है वो संपादक अवश्य है और आप इन तथ्यों को ध्यान में रखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाल बोधिनी पत्रिकाओं का संपादन किया। बद्रीनारायण चौधरी ने आनंद कादम्बिनी जो मासिक थी और नीरद नागरी साप्ताहिक पत्रिका थी का संपादन किया। प्रताप नारायण मिश्र का जो ब्राह्मण के नाम से है, कानपुर से निकलने वाली थी, एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण पत्रिका थी अपने समय की। कविता, निबंध और नाटक इनके मुख्य रचना क्षेत्र हैं। कानपुर के रंगमंच और वहाँ की साहित्यिक संस्था रसिक समाज से उनका निकट संबंध था। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तर्पणताम, श्रृंगार विलास इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। भारतेंदु की भांति इन्होंने भी विभिन्न विषयों पर रचनाएं की, किंतु भक्ति और प्रेम की तुलना में समसामयिक देश दशा और राजनीतिक चेतना का वर्णन उन्होंने अधिक मनोयोग से किया है। इस संदर्भ में उनकी ये पंक्तियां कितनी सटीक और व्यंग्यात्मक है, देखिए। पढ़ी कमाए कीनो कहा, हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। हास्य और व्यंग्यात्मक कविताओं के क्षेत्र में प्रताप नारायण मिश्र का स्थान अग्रणी है। प्रेमधन की भांति उन्होंने भी लावनी शैली में अनेक कविताएं लिखी। एक भावुक कवि थे और अभिव्यंजना पक्ष पर उनका बल व्यवहारिकता पर अधिक था। खड़ी बोली से उन्हें इतना लगाव नहीं था। प्रताप नारायण मिश्र के बाद में आते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। मध्य प्रदेश की राघवगढ़ रियासत के ये राजकुमार थे। इन्होंने काशी से संस्कृत और अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त की थी और काशी में रहते हुए इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र से संपर्क हुआ, किंतु भारतेंदु की रचना शैली पर इनकी छाप वैसी नहीं मिलती है जैसी प्रेमधन और प्रताप नारायण मिश्र के कृतित्व में लक्षित होती है। श्रृंगार वर्णन और प्रकृति सौंदर्य की अवतारणा इनके काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है, विशेषता है। अर्थात ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंदु युग में प्रकृति और श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी जो रचनाएं हैं उनमें है प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्याम सरोजनी और देवयानी। श्यामा स्वप्न शीर्षक से उन्होंने उपन्यास भी लिखा, जिसमें प्रसंगवश कुछ कविताएं भी आई हैं। उन्होंने अनुदित, ऋतु संहार और मेघदूत की भी ब्रजभाषा में सरस कृतियां हैं। अर्थात उन्होंने ब्रजभाषा में ऋतु संहार और मेघदूत का भी इन्होंने ब्रजभाषा में अनुवाद किया था। कल्पना, लालित्य, भावुकता, चित्रशैली, सरस मधुर ब्रजभाषा इनकी रचनाओं की अन्यतम विशेषताएं हैं। अलंकारों का स्वाभाविक नियोजन भी उनकी भारतेंदु युग की जो कवि हैं उनमें सबसे अधिक इनकी रचनाओं में ही दिखाई देता है। ठाकुर
जगमोहन सिंह के बाद में इस युग के अन्य महत्वपूर्ण कवि या भारतेंदु मंडल के महत्वपूर्ण कवि आते हैं अंबिका दत्त व्यास। कविवर दुर्गा दत्त व्यास के पुत्र अंबिका दत्त व्यास काशी के ही निवासी थे और ये सुकवि थे। ये हिंदी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और दोनों भाषाओं में रचनाएं करते थे। पीयूष प्रभा के संपादक के रूप में इन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था, अर्थात पीयूष प्रभा का इन्होंने अंबिका दत्त व्यास ने संपादन किया था। अब कविता के क्षेत्र में इनकी रचनाएं देखते हैं। पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। इनकी जो रचना है वो ललित ब्रजभाषा में हुई है। उन्होंने खड़ी बोली में कंसवध नामक प्रबंध काव्य का भी रचना प्रारंभ की थी, किंतु वो अपूर्ण रह गई, केवल 3 सर्ग ही लिखे। बिहारी बिहार भी उनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना है, जिसमें महाकवि बिहारी की दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार इन्होंने किया। अंबिका दत्त व्यास रचित समस्या पूर्तियां भी उपलब्ध होती हैं। उन्होंने भारत सौभाग्य और गो संकट नाटक भी लिखे। व्यास जी की प्राचीन भारतीय संस्कृति में गहन आस्था थी, जिसे प्रत्यक्ष रूप में व्यक्त करने के अतिरिक्त उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता की कमियों पर भी व्यंग कसे। भारतेंदु मंडल के अगले कवियों में आते हैं राधा चरण दास। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। राधा चरण दास बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी थे। इन्होंने कविता के अतिरिक्त नाटक, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया। उनकी कविताओं में भक्ति और श्रृंगार के साथ साथ समकालीन सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों का विशेष रूप से चित्रण हुआ है। भारत बारहमासा और देश दशा समसामयिक भारत के विषय में उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। विद्यार्थियों, उस समय अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे और सीधे सीधे उनको अभिव्यक्त करके, उनको संबोधित करके नहीं लिखा जा सकता था, तो भी इन कवियों ने अन्योक्ति के माध्यम से कहीं सीधा कहीं कटाक्ष के रूप में अपनी देशभक्ति को अभिव्यक्त किया है। राधा कृष्णदास के प्रेम निरूपण में भक्ति काल और रीति काल की प्रवृत्तियों का प्रभाव उन पर समान रूप से दिखाई देता है। राधा कृष्णदास की कुछ रचनाएं, कविताएं राधा कृष्ण ग्रंथावली में संकलित है और ब्रजभाषा की कविताओं में मधुरता और खड़ी बोली की रचनाओं में प्रासादिकता और उनकी सहज प्रवृत्ति रही है। तो विद्यार्थियों, ये भारतेंदु है उनका मंडल था और उनका ये कृतित्व है जिसका सामान्य परिचय आपको दिया गया था। इस युग के कुछ अन्य भी कवि हैं जिन्होंने समसामयिक राजनीतिक और सामाजिक परिवेश पर कार्य किया और जो जागरूकता का कार्य ही कर रहे थे। उनमें नवनीत चतुर्वेदी हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं जिनको बाद में बहुत प्रसिद्धि मिली, रामकृष्ण वर्मा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भारतेंदु मंडल था, उन्होंने अपने पत्र पत्रिकाओं, अपनी रचनाओं, हास्य, व्यंग और समस्या पूर्तियों के माध्यम से उन्होंने कार्य किया। ये वो युग था जिससे ठीक पूर्व ब्रजभाषा अपने चरम पर थी। तो इन कवियों ने ब्रजभाषा का मोह पूरा नहीं छोड़ा। कविता के क्षेत्र में इनकी भाषा ब्रज ही रही, लेकिन ये गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करते हैं, अपनाते हैं और उसे प्रयोग में लाते हैं। तो ये है भारतेंदु और उनका मंडल। अब जो भारतेंदु युग है विद्यार्थियों, संक्षेप में देखते हैं कि इस युग की क्या विशेषता हो सकती है या क्या इसका किस ढंग से मूल्यांकन किया जाता है। तो हम देखते हैं कि भारतेंदु युग पुरातन और नवीन के संधि स्थल पर स्थित है। मैंने कहा था कि भारतेंदु युग वो युग है जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे थे और ठीक उससे पूर्व रीतिकालीन मानसिकता की कविता रची जा रही थी और उधर एक नवीन शिक्षा नीति के कारण या पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा के संपर्क के कारण यहाँ पर नवीनता या पुनर्जागरण का भी उदय हो रहा था। फलस्वरूप कवियों के विचारों में धर्म और दर्शन में एक प्रकार की उलझन है अथवा समकालीन परिवेश के प्रति उन्हें परस्पर विरोधी दृष्टि अपनाने के लिए विवश भी करती है। इसलिए जहां उन्होंने रीतिकालीन प्रभाव परंपरा के अंतर्गत प्रवृत्ति मार्ग अपनाकर अर्थात श्रृंगार रसात्मक काव्य की रचना भी की, साथ ही उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने जो हास्य और व्यंग अपनाया,
और अपने देशभक्ति की भावना भी अभिव्यक्त की, अर्थात उनमें राजभक्ति और देशभक्ति समान रूप से विद्यमान है। ये एक प्रकार से राजभक्ति को छोड़ भी नहीं सके, तो दूसरी ओर जातीय गौरव की अनुभूति और देशभक्ति की भावना की ओर भी उन्मुख रहे। परिणाम स्वरूप कहीं कहीं इनकी स्थिति द्वंद्वात्मक सी हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के उपरांत विक्टोरिया की सुधारवादी शासन नीति उस समय काफी लोकप्रिय हुई थी। अतः शासक वर्ग की उदारता के गुणगान को ये राष्ट्र विरोधी प्रवृत्ति समझना भूल होगी, अर्थात इन्होंने उनकी प्रशंसा भी की तो इनकी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। संक्षेप में हम देखते हैं कि इस युग की जो कविता है, भारतेंदु मंडल है, उसमें वहाँ वस्तुनिष्ठता है, बुद्धिवादिता है, वर्णनात्मकता है और इतिवृत्तात्मकता भी है। अंत में यह कहना उचित होगा कि भारतेंदु युग के कवियों की सबसे बड़ी विशेषता है प्राचीन और नवीन का समन्वय करने में है। वर्ण्य विषयों के संदर्भ में तो इस कोटि का प्रयास सर्वत्र ही मिलता है। अभिव्यंजना के क्षेत्र में उन्होंने अधिकतर व्यवहारिक दृष्टि को अपनाया, अर्थात जहाँ उन्हें ब्रज भाषा का प्रयोग करना था वहाँ ब्रज का किया और जहाँ खड़ी बोली का करना था वहाँ खड़ी बोली का किया। धन्यवाद।